Good morning, my literature lovers. Welcome to Sporting Angels Educational Spectrum. And today we have taken up literary devices. Let's first define what a literary device is. Literary device is a tool used by writers to hint larger themes. Literary devices are used to enhance their writings. राइटर्स लिटरेरी डिवाइसेस का यूज करते हैं अपनी राइटिंग्स को एनहेंस करने के लिए, टू टेक अप द लार्जर थीम्स और आइडियाज और मीनिंग इन द स्टोरी और पीस ऑफ राइटिंग। तो ये तो हो गया लिटरेरी डिवाइसेस क्या है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस को आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स टेक अप एलिट्रेशन फर्स्ट। Alliteration. An alliteration is the repetition of consonant sounds at the beginning of words. Alliteration होता है words के beginning में consonant sounds, words के beginning में, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, the wind god winnows, wind विनोज। देखिए वर्ड के बिगनिंग में और दोनों के बिगनिंग में कैसा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए इट इज एलिट्रेशन, राइट। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। अगेन देखिए एक और एग्जांपल देखिए, I will arise and go now for always, night and day. I hear the lake water lapping with low sounds. Here, lake, lapping and low are in a single line, and these are at the beginning. These are the consonant sounds at the beginning. Lake, lapping, low, right? So having taken alliteration, इसी से मिलता जुलता एक और है assonance. Assonance is the repetition of Assonance is the repetition of vowel sounds across a line, text or poetry. I will arise and go now and go to. O, 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 O. Right? So here the vowel sound O, 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 O is repeated. और जब assonance repetition of vowel sounds across a line in a text or a poetry, right? So this is the difference. देखिए assonance, consonance और alliteration में बहुत ही minute difference है। alliteration भी repetition of sounds है, consonance भी repetition of sounds है और एजोनेंस भी रिपीटेशन ऑफ साउंड्स है। तो फिर डिफरेंस क्या है? देखिए एलिट्रेशन में द वर्ड्स आर क्लोज एंड दे ऑल बिगिन विद कॉन्सोनेंट्स, वो तो हो गया एलिट्रेशन। और एजोनेंस में क्या है? एजोनेंस में इट इज द रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स। तो फिर कॉन्सोनेंस क्या है? कॉन्सोनेंस में जो वॉवल साउंड्स है, सॉरी जो कॉन्सोनेंट साउंड्स है, वो बिगनिंग में नहीं है, बट दे आर रिपीटेड मेनी टाइम्स इन अ लाइन, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एलिट्रेशन, एजोनेंस एंड कॉन्सोनेंस। अगर ये तीन रिपीटेशन को आप समझ गए हो तो इन्हीं के आसपास एक और रिपीटेशन साउंड है, एनाफोरा।
Anaphora is the repetition of words at the beginning of successive clauses or lines. Successive clauses के beginning में है, जैसे आपके 9th क्लास के एक पोएम से मैंने एग्जांपल लिया है, Don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books, don't. So every line starts with the same word or the same phrase, and therefore the literary device used here is anaphora. मुझे उम्मीद है कि 4 लिटरेरी डिवाइसेस तो अब आपको बिल्कुल पक्का हो गई होंगी. आपको एलिट्रेशन पक्का हो गई होगी, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, और आपको एनाफोरा भी बिल्कुल पक्का हो गई होगी. तो आइए लेट्स टेक अप द नेक्स्ट वन, राइम. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं. राइम और एडियम्स भी, राइम्स भी, एडियम्स भी, वो भी लिटरेरी डिवाइसेस है और बहुत यूज. हालांकि एडियम्स का ओवर यूज नहीं होना चाहिए आपकी राइटिंग्स में भी और स्पीकिंग में भी, लेकिन एडियम्स आर यूज्ड टू एनहेंस योर स्पीकिंग स्किल्स और योर राइटिंग स्किल्स, राइट. आपकी राइटिंग सुंदर लगे या फिर आपका जो थीम है इट शुड बी लार्जर, इसीलिए तो आप यूज करते हैं, ठीक है. लेकिन राइम जो है ना, राइम है सिमिलर साउंड्स एट द एंड, सिमिलर साउंड्स एट द एंड, ठीक है. एलिट्रेशन क्या था? सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग. राइम क्या है? सिमिलर साउंड्स एट द एंड. दिस इज द डिफरेंस. It is a literary device in which same sound occurs at the end of 2 or more words. अब देखिए, oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the singles by the patter of the rain. Refrain, rain. ये वर्ड राइम हो रहे हैं, राइट. सो हियर द राइम लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड. अच्छा, एक और बात बता दें, एक ही लाइन में देयर कैन बी 2, 3 मल्टी लिटरेरी डिवाइसेस कैन बी यूज्ड इन अ सिंगल लाइन. ओके, एक ही स्टेंजा में, एक लाइन में एक से ज्यादा लिटरेरी डिवाइसेस भी हो सकती हैं. उसमें कंफ्यूज मत होना कि इसमें अगर एलिट्रेशन आ गई तो इसमें एजोनेंस नहीं आएगी, या इसमें अगर मेटाफर आ गई तो इसमें कोई दूसरी नहीं आएगी. नहीं नहीं नहीं, देयर कैन बी मल्टी लिटरेरी डिवाइसेस इन अ सिंगल स्टेंजा और अ सिंगल लाइन, राइट. क्लियर? ओके, चलिए हमने राइम को भी देख लिया. रिपीटेशन पे हमने बात करी अब तक. 5 जो लिटरेरी डिवाइसेस थी उनमें किस पे बात करी? रिपीटेशन पे. रिपीटेशन किसी का बिगिनिंग में हो गया, किसी का बीच में हो गया जैसे कॉन्सोनेंस, राइट, और किसी का एंड में हो गया, ठीक है. एजोनेंस में और कॉन्सोनेंस में सिमिलर साउंड तो होती है. एजोनेंस में सिमिलर वोवल साउंड और कॉन्सोनेंस में सिमिलर, नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड. लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो बिगिनिंग में नहीं होगा, वो समवेयर कहीं भी हो सकता है, ठीक है. राइट इन द मिडल, थोड़ा सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, कहीं भी वो हो सकता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन. एजोनेंस भी रिपीटेशन है, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वोवल्स. कॉन्सोनेंस भी रिपीटेशन है, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स. और रिपीटेशन एलिट्रेशन भी है, लेकिन वो है कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग. रिपीटेशन तो राइम भी है, लेकिन वो है सिमिलर साउंड्स का रिपीटेशन एट द एंड. रिपीटेशन तो एनाफोरा भी है, तो फिर वो क्या है? सिमिलर वर्ड्स और फ्रेजेस एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन्स. तो इस तरह से ये 5 में रिपीटेशन है. मैंने जानबूझ के, पता है,
कई टीचर्स पसंद करते हैं वो एक तरह से ABCD इस तरह से ले लेते हैं। हर एक का अलग अलग तरीका है। मैंने ग्रुपिंग इस तरह से बनाई है कि रिपीटिशन वाले एक साथ हो जाएं। आगे आप देखोगे कॉन्ट्रास्ट वालों को मैंने एक साथ ले लिया है। ठीक है, अभी हम दो बड़ी इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस पे बात करेंगे और वो दोनों है मेटाफर और सिमिली। ठीक है, मेटाफर और सिमिली में भी कोई एक सिग्निफिकेंट सा डिफरेंस है, उसे समझना बड़ा जरूरी है। A metaphor is a figure of speech that makes a comparison between two unlike things which have at least one common characteristic. See, two unlike things, two things which are not like, but they have at least one thing in common. ठीक है, if I say कि रानी झांसी was a tigress in the battlefield, तो ये क्या हुआ? ये मेटाफर हुआ, राइट? अच्छा, मेटाफर की एक और पहचान बता दो। ज्यादातर इज, एम, आर, वॉज, वर इन हेल्पिंग वर्ब्स का ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो a slumber did my spirit sail here। स्लम्बर को कंपेयर किया है, सी दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, लेकिन यहां स्लम्बर को कंपेयर कर दिया डेथ से, राइट? लेकिन एक चीज दोनों में कॉमन है, डेथ ने भी उसकी पोइट की स्पिरिट को सील कर दिया है। ठीक है, अगेन इको इन द हार्ट, राइट? सो मेटाफर के बाद सिमिली और मेटाफर काफी एक जैसे हैं, बट देयर इज डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? मेटाफर, टू डिसिमिलर थिंग्स आर यूज्ड, बट इट्स इम्प्लाइड सिमिली, डायरेक्ट है, डायरेक्ट कंपैरिजन है। वर्ड्स लाइक एज आर नॉट यूज्ड, whereas in simile a comparison between two things which are essentially dissimilar, the comparison is directly stated through words such as like, as, then, okay, and resembles भी कभी कभार यूज कर देते हैं, राइट? And the children look like bear's cubs. So bear's cubs like two dissimilar things है। चिल्ड्रन का कंपैरिजन किससे किया गया? कब्स से। These are two dissimilar things, लेकिन एक चीज दोनों में कॉमन है, कब्स और चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, है ना? आपका मन करता है टॉफी, अपनी टॉफी भी उनको दे दो जब तक वो बहुत छोटे होते हैं, राइट? सो बोथ आर अलाइक, at least in one thing they have common in them, and here the comparison has been made with the help of like. अब मेटाफर और सिमिली में जो डिफरेंस है, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स टेक अप आयरनी। आयरनी is a contrast between expectations for a situation and what is reality। ठीक है, जैसे अगर हम कहें, आप लास्ट स्टेंजा याद कीजिए द रोड नॉट टेकन में, द लास्ट स्टेंजा, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, and that has made all the difference। See here the poet is talking about a difference. We do not know whether the difference is negative or positive, but there is some difference. The result is not on the expected lines, right? The poet expected something else and the result was something else, and that is the reason this is irony, right? Again आप देखिए, a fire station burns down,
फायर स्टेशन से आप उम्मीद करते हो क्या आग बुझाने की, एंड यहाँ तो द फायर स्टेशन इटसेल्फ बर्न्स डाउन. सो दिस अगेन इज हैपनिंग वॉट एवर वॉज नॉट एक्सपेक्टेड. जो एक्सपेक्ट नहीं किया वही हो गया, और इसीलिए ये आयरनी है, राइट. ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच पेयरिंग टू वर्ड्स. यहां थोड़ा सा एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है. इट शुड बी टू वर्ड्स टुगेदर दैट आर ऑपोजिट और कॉन्ट्रेडिक्टरी, राइट. सो ऑक्सीमोरन जो है टू वर्ड्स, इसे आप वर्ड्स मानिएगा, राइट. तो टू कॉन्ट्रेरी वर्ड्स को जब हम एक साथ यूज कर देते हैं, एग्जाम्पल देखिए, द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी. सीरियसली फनी. इफ समबडी इज फनी हाउ कैन ही और सी बी सीरियस, राइट. लेकिन यहां राइटर ने बड़ा क्लेवरली सीरियसली और फनी को एक साथ यूज कर दिया है. डू यू हैव ओरिजिनल कॉपीज. देखिए, कॉपी करना तो नकल है. हाउ कैन कॉपी बी ओरिजिनल. सो ओरिजिनल और कॉपी को एक साथ यूज कर दिया है, देयरफॉर इट इज ऑक्सीमोरन. अच्छा, यू एक्ट वेरी नेचुरली. कृष्णा एक्टेड वेरी नेचुरली. एक्टिंग है भाई. एक्टिंग नेचुरल कैसे हो सकती है. एक्टिंग तो बनावटी होती है ना, इट कांट बी नेचुरल. लेकिन यहां कितनी सफाई से यूज किया है, एक्टेड नेचुरली. सो दीज आर टू वर्ड्स इन पेयर which have opposite meanings but they have been used together. देखिए, ऑक्सीमोरन में एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो जो दोनों वर्ड्स हैं वो एक साथ मिलने चाहिए. वो उनके बीच में कोई दूसरा वर्ड नहीं मिलेगा आपको, वो एक साथ होंगे दोनों. एक्टेड नेचुरली, सीरियसली फनी, राइट. ओरिजिनल कॉपीज, राइट. Let's take up further. Paradox. Paradox is a statement that appears to contradict self, right? ये self को ही contradict करती है. ऐसा statement जो self को ही contradict करती हुई प्रतीत हो. This is the beginning of an end. This is the beginning of an end. Right? How can beginning be? But this is very nicely used. Beginning of an end, right? And therefore ये statement अपने आप को ही contradict कर रही है, right? So this is paradox. और मैंने एक और बात आपको एक अंतर बताया था ना, इसमें देख रहे हो आप, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, देन ये उस अपने आप को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही है. और वहां दो पेयरिंग वर्ड्स थे जो कॉन्ट्रेडिक्शन था, उनके ऑपोजिट थे मीनिंग में, राइट. यहां पर स्टेटमेंट में कॉन्ट्रेडिक्शन है, राइट. वो स्टेटमेंट अपने आप को ही कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही है. पन. देखिए, वर्ड्स के साथ जब राइटर्स प्ले करते हैं, खेलते हैं, कई बार वर्ड्स के साथ, उनकी सेंस के साथ राइटर्स खेलते हैं. कई बार तो एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, राइट. सो राइटर्स प्ले विद वर्ड्स, वन वर्ड हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स और डिफरेंट वर्ड्स हैविंग maybe two words having same meaning, right. So this is a play of words. This is a play of, right. This is a play of words. So देखिएगा यहाँ grammar lovers have a lot of comma sense. This comma has got two meanings. Double meaning है इसका. One meaning is common sense and the other meaning is they are grammatically correct. Comma sense, उनमें comma full stop की बड़ी अच्छी सेंस होती है. So this carries both the meanings.
एक ही वर्ड के दो मीनिंग है यहाँ पर। अब एक चीज और देखिए, हंसना मत। आई लाइक किड्स बट डोंट ईट किड्स। देखिए यहाँ ये फर्स्ट वाला जो किड्स है, इसका मीनिंग है, वैसे तो किड्स का मतलब होता है बकरी का बच्चा, लेकिन यहाँ किड्स का मतलब है चिल्ड्रन। आई लाइक चिल्ड्रन, आई लाइक किड्स, सेम वर्ड है, बट आई डोंट ईट किड्स। यहाँ किड का मतलब कुछ हो या, लेकिन मैं बच्चों को नहीं खाता, ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये क्या है, कुछ लोग देखिए ईटिंग हैबिट सबकी अलग अलग होती है ना। कुछ लोग मीट खाते हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, राइट। कुछ लोग अंडे तो खा लेते हैं, बाकी चीजें नहीं खाते हैं। सो हियर द सेम वर्ड किड्स हैज बीन यूज्ड इन डिफरेंट सेंसेस। तो कभी कभार एक ही वर्ड डिफरेंट सेंस में यूज हो जाएगा, और कभी कभार टू वर्ड इन द सेम सेंस। सो हियर द राइटर इज प्लेइंग विद द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, राइट। Personification, giving human attributes to inanimate things or animals or birds, right? अगर राइटर inanimate things को, birds को, animals को, things which are non human को अगर human attributes दे देता है, human qualities दे देता है, तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे पर्सनिफिकेशन कहेंगे, उसे कहेंगे पर्सनिफाई कर दिया। लाइक फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, राइट। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल, राइट। फ्रेल तो नॉर्मली आप बोलते हैं ना, अरे तुम्हारा दोस्त बड़ा फ्रेल सा है, राइट, बड़ा दुबला पतला सा है, right? So frail is normally used for a person, but here frail has been used for houses, for doors. अच्छा, और मैंने आपसे कहा था ना, एक ही पोएटिक डिवाइस एक सेंटेंस में यूज हो ऐसा जरूरी नहीं है। There can be multi literary devices used in a single sentence. अब आप यहाँ देखिए, frail, crumbling houses, तो यहाँ पर्सनिफिकेशन भी है। और एक चीज मैं आपके लिए चलो छोड़ देता हूं, क्योंकि हम बात कर चुके हैं। तो देखिए बार बार क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैप्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो हर एक फ्रेज बिगिन हो रहा है विद द सेम वर्ड। यू गॉट इट? यस। तो ये क्या हुई? एनाफोरा हुई। ओके, तो इसका मतलब आपने अच्छे से सुना और इसीलिए यू आर एबल टू आंसर मी प्रॉपरली। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप साथ के साथ भी आंसर दे पा रहे हैं। ओनोमोटोपिया इज द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस विच इज यूज्ड टाइम एंड अगेन, राइट। Onomatopoeia is a poetic device, structure of words to convey how something sounds. The words convey how something sounds. Like the buzzing bee, buzz, buzz. The word buzz sounds. It conveys the meaning of the sound, right? Similarly, patter of the rain, right? This has again been taken from रेन ऑन द रूफ। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, हम पोएटिक लाइसेंस की बात कर रहे हैं, कभी कभार राइटर्स ऐसे टूल्स का यूज करते हैं कि वो ग्रामर के रूल्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते उसमें। अ लिटरेरी लाइसेंस इज ए टूल अलाउज अ राइटर और ऑथर not to follow some rules of grammar, punctuation, spelling mistakes in order to achieve a rhetoric effect. अपना एनहेंस करने के लिए, अपनी राइटिंग को rhetoric effect देने के लिए
कई बार क्या करते हैं, ग्रामर के रूल्स ही तोड़ देते हैं राइटर्स, पोइट्स खासकर, और उसी को हम बोलते हैं, जैसे मान लिया ज्यादातर हम क्या करते हैं, ज्यादातर हम एडजेक्टिव को नाउन से पहले लगाते हैं। अगर हम राइम स्कीम को करेक्ट रखने के लिए एडजेक्टिव को नाउन के बाद कर दे तो ग्रामर रूल तो टूट गया आपका। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें होती है, कहीं कॉमा ना लगाएं, राइट। रियली हो, ट्रूली हो, आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि हकीकत में कोई वर्ड्स है ही नहीं, यू विल नॉट फाइंड देम एनीवेयर इन द डिक्शनरी, और उन वर्ड्स का भी कई बार यूज कर दिया जाता है। जैसे आपने एक पोयम पढ़ी है अमेंडा, और अमेंडा से राइम करने के लिए एक वर्ड ले लिया है नीचे, विंडा। विंडा तो कोई वर्ड है नहीं, विंडो, विंडो होना चाहिए था, बट विंडो डज नॉट राइम विद अमेंडा, इसीलिए राइटर ने, पोएट ने वहां पे क्या कर दिया, विंडो लिखने की बजाय विंडा लिख दिया, टू राइम विद अमेंडा। तो इस तरह से जब वो अपने रूल्स को ब्रेक करता है, चाहे वो स्पेलिंग के हो, चाहे वो ग्रामर के हो, चाहे वो कॉमा के हो, तो उसे हम कहते हैं, जैसे रियली हो, ट्रूली हो, ये भी तो कोई वर्ड नहीं है, राइट। तो ट्रूली, ट्रूली, रियली, वो तो वर्ड्स हैं। तो कई बार छोटे छोटे चेंजेस के लिए द पोएट हैज अ लाइसेंस, दैट इज पोएटिक लाइसेंस। आइए इमेजरी की बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन थ्रू लैंग्वेज ऑफ सेंस एक्सपीरियंस। देखिए कई बार क्या होता है, एक मेंटल पिक्चर बन जाती है, ऐसी पिक्चर तैयार कर देता है, एक इमेज तैयार कर देता है पोएट आपके दिमाग में, रीडर के दिमाग में। वो साउंड, स्मेल, टेस्ट, सारा एक्सपीरियंस आपको दे देता है थ्रू द वर्ड्स। वर्ड्स से ही एक ऐसी पिक्चर बनने लगती है, जैसे आपको लगता है कि हाँ ये तो परफेक्टली, भाई वही वो गाना मैंने एक दिन क्लास में भी गाया था, कोयल सी तेरी बोली। अब वो कुकू कुकू, क्या है ये कुकू कुकू, है कुछ, राइट भाई। यहां पर केवल वो कोशिश कर रहा है आपके दिमाग में एक पिक्चर बनाने की, कि उसकी जो प्रेमिका है ना, वो तो बिल्कुल उसका जो वॉइस है वो तो बिल्कुल कोयल जैसी है, राइट। तो हाँ, एक और बात, वहां भी दो एक साथ एक ही सेंटेंस में दो लिटरेरी डिवाइसेस का यूज कर दिया उसने। एक तो कोयल सी तेरी बोली, एक तो सी बोली, कंपेयर कर दिया, ठीक है। तो वो क्या हो गई, सिमिली हो गई, और उसी में वो एक पिक्चर भी बनाने में सफल हो गया आपके दिमाग में, तो इमेजरी भी हो गई। हमने शुरू से ही बात करी है, एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा लिटरेरी डिवाइसेस का यूज हो सकता है, राइट। तो इस तरह से अब आप देखिए एक दो और एग्जांपल। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। क्या आपके दिमाग में एक इमेज नहीं बन पा रहा है? ऐसा लग रहा है आई हियर द लेक वाटर, जैसे आप वहीं खड़े हो, झरना गिर रहा है, राइट, और एक पूरी तस्वीर नहीं बन रही आपके दिमाग में। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स
पानी की, गिरते हुए पानी की साउंड जैसे आपके दिमाग में सुनने लग गए होगे आप, राइट। while I stand on the roadway or on the pavement's grey, ठीक है, the lake of Innisfree, राइट। तो इस तरह से देखिए लिटरेरी डिवाइसेस जो है ना, ब्यूटीफुल वे ऑफ एनहेंसिंग योर राइटिंग स्किल्स। आगे बढ़ते हैं। जस्ट पोजिशन इज द ओवरलैपिंग और मिक्सिंग ऑफ ऑपोजिट और डिफरेंट सिचुएशंस टू क्लैरिफाई मीनिंग। कभी कभार मीनिंग को ज्यादा क्लैरिटी देने के लिए हमें ऑपोजिट या फिर ओवरलैपिंग डिफरेंट जो सिचुएशंस होती हैं उनको एक साथ लिखते हैं। जैसे बहुत ही सुंदर लिखा है, आर फेड विद पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, आर फेड विद पीसफुल हार्वेस्ट। सी ड्यूरिंग द पीस टाइम there is enough food for everyone during the peace time, but during war, by war's prolonged winter starved, everybody is kept starving during this is what a war does. Okay, so peaceful, शांति के दिनों में हर किसी के लिए पर्याप्त खाना है, लेकिन जब वॉर शुरू हो गया तो फिर एवरीबडी इज केप्ट स्टार्विंग। तो दोनों डिफरेंट सिचुएशंस को एक साथ लिखा, तो दिस इज कॉल्ड जक्सटापोजिशन, राइट। और सटायर, सटायर राइटर्स बहुत यूज करते हैं और ये किसी एस्पेक्ट का ह्यूमन सोसाइटी के मजाक बनाने के लिए थ्रू एग्जिग्रेशन या कई बार रेडिक्यूल करने के लिए, कई बार इसमें आयरनी होती है, राइट। सो सटायर कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एग्जिग्रेशन, इट कैन ridicule something, या फिर it may be an irony, right। और जिससे आप उसका मजाक बन जाता है उस पर्सन का, तो उसे हम कहते हैं, जैसे यहाँ एक सटायर यूज किया है, द रेप ऑफ लॉक, राइट। लॉक के लिए रेप वर्ड यूज किया है राइटर ने यहाँ पर। सो आपको थोड़ा हास्यास्पद भी लगता होगा, एंड दैट इज व्हाट सटायर इज, राइट। तो इस तरह से आई होप यू एंजॉयड लिटरेरी डिवाइसेस। हमने मेन लिटरेरी डिवाइसेस कवर कर ली है, एंड आई होप इस पिछले हाफ एन आवर में साथ साथ ही पूरा आपको समझ भी आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं आया है या एक आध कोई और लिटरेरी डिवाइसेस है जिस पे आप चाहते हैं कि हम और बातचीत करें, तो वी विल हैव वन मोर वीडियो। टिल देन, गुड बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।